के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हथियाने के हथकंडे शुरू कर दिए। झांसी में टाना अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट मेजर एलिस के जरिए रानी तक अपना फरमान पहुंचाया। रानी साहिब, सन 1804 में हुई संधि के मुताबिक झांसी भी दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है। अब चूंकि स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए कंपनी उनके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी के उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दे सकती। आपको सूचित किया जाता है कि अब झांसी राज्य पूरी तरह से कंपनी के अधीन रहेगा। इसके एवज में कंपनी रानी लक्ष्मी बाई को उनके निजी खर्च के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन अदा करने की मंजूरी देती है और साथ ही रानी लक्ष्मी बाई को हुक्म देती है कि वे जल्द से जल्द अपने जरूरी सामान के साथ झांसी का किला खाली कर दें। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेष में लुटेरे हैं आप लोग। आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से हम उनका फरमान अस्वीकार करते हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोध की ज्वाला से दहक उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथियाकर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर किला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। देशमुख जी ने उन्हें शांति से समझाया। श्रीमान, मैं आपकी पीड़ा और क्रोध को समझ सकता हूं। देखिए, अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। क्या कह रहे हैं देशमुख जी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं इन फिरंगियों के आगे झुक जाऊं और अपनी झांसी में सौंप दूं। गलत मत समझिए श्रीमान। अगर आप शांति से विचार करें तो ये भी हमारी एक कूटनीति होगी। अंग्रेजों की बात अभी मानकर एक तो आप स्वतंत्र रहेंगे, दूसरा उनके खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें आप पर शक भी नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुख जी का सुझाव मान लिया। दिल पर पत्थर और मन में ढेर सारी यादें रखकर रानी ने किला छोड़कर रानी महल में रहने का फैसला किया। जाते जाते रानी ने झांसी को अपना संदेश दिया। इस किले से जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं हार गई। असली युद्ध तो अभी बाकी है। बिठूर में पेशवा बाजीराव ने मुझे देश प्रेम, स्वधर्म और स्वराज की शिक्षा दी थी। अब समय आ गया है कि मैं उनके द्वारा बताए गए स्वराज के मार्ग पर ही चलूं। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं एक दिन स्वराज की पताका जरूर फहराऊंगी। गीता में लिखा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा वा भुक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में कहा कि युद्ध के दौरान अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर जीत हुई तो पृथ्वी पर राज्य का आनंद लोगे। तो हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। इतना कहकर रानी इस किले को छोड़कर चली गई। उस दिन दुल्हन बनकर आई रानी को मेरी देहरी से बाहर जाना पड़ा। मेरी दीवारें फूट कर हुई, मेरी प्राचीर की छाती पर बदनुमा दाग की तरह गाड़ दिया गया फिरंगी हुकूमत का झंडा। हंसती खेलती झांसी का सुख वैभव छीन लिया।
अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल आम जनता को प्रताड़ित किया, बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के लिए मजबूर थी। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोरोपंत जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल बजा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा को कहने के लिए निश्चिंत रहे। इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन समय से पहले ही 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ हमला बोल दिया गया। मंगल पांडे की शहादत का अशुभ समाचार दिया, लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में भी बगावत की शुरुआत हुई, जो दिल्ली को आजादी दिलाने तक जा पहुंची। अब बारी थी झांसी। 5 जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने स्टाम्प फोर्ट पर हमला बोल दिया, जो अंग्रेजी कंपनी का दिन था। अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों समेत झांसी किले में बना ली। इस समय तक विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गॉर्डन को मार गिराया। गॉर्डन के मरते ही मेजर स्कीन ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं। ध्वज बदल गया। मेरे आंगन में वापस लौटे। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी पर, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से उन्नति की राह पर लाना है। झांसी के विकास का काम शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से किया। हर तरह की घटनाओं से जूझते हुए रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत कर ही रही थी कि एक दिन मोतीबाई एक बुरी खबर लेकर आए। श्रीमंत, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिठूर, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह विद्रोह को कुचल दिया गया है। यहाँ तक कि शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को लाल किले में मुकदमा चलाकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया है। उन्हें रंगून भेजा जा रहा है। श्रीमंत, बुरी खबर लाई होनी थी भाई, बहुत बुरी। क्या तुम्हारे पास तात्या और पेशवा की कोई खबर है? जी हाँ श्रीमंत, पता चला है कि तात्या और राव साहब तो अपने 20,000 सिपाहियों के साथ कांटी में डटे हुए हैं। लेकिन क्या मोतीबाई? लेकिन श्रीमंत, बिठूर और कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीमुल्लाह खान को कुछ पता नहीं कि वे लोग कहाँ हैं। हे भगवान, वे दोनों जहां भी हो सुरक्षित हो। अंग्रेजी फौज किस ओर बढ़ रही है? क्या इसकी भी कोई खबर मिली है? जी श्रीमंत, राहतगढ़ और कानपुर में अंग्रेजी फौजों ने हमला किया है, पर वहां के हालात की पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सूचना जरूर मिली है कि जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में
अंग्रेजी फौज झांसी की ओर बढ़ रही है। हमें पता था हमें कि ये फिरंगी लौटेंगे। हमें अब पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मोतीबाई, क्यूरी को हमारा संदेश लेकर तात्या के पास काल की भेजी। तुरंत वो तात्या से कहे कि जब अंग्रेज झांसी पर हमला करे तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा बोल दे। इस तरह अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जी श्रीमान। राहतगढ़ से भी बुरी खबर ही आई। अंग्रेजों ने वहां भाई फाजिल मोहम्मद खां को फांसी पर चढ़ा दिया था। उनके भाई और मेरे सालदार गुल मोहम्मद और लगभग 400 सिपाहियों के साथ झांसी पहुंचे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का मौका दें। रानी ने भरोसा किया, अपनी सेना में शामिल कर लिया। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। बारूद के धमाकों के बीच खड़ा मैं ये सब देख रहा था, लेकिन झांसी में वफादारों की भी कोई कमी नहीं थी। फाटक पर ही अंग्रेजों पर टूट पड़े कुंवर खुदा बख्श। लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। रणनीति के अनुसार तात्या टोपे ने बेतवा के किनारे 1 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति विफल हो चुकी थी। उन्हें स्वयं ही अंग्रेजों का सामना करना था। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए नहीं। लड़ाई के 11वें दिन पीर अली और दुल्हांजू ने किले का ओछा द्वार खोल दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में सफल हो गई। इधर किले के बुर्ज पर पहले बॉस था और फिर थोड़ी देर बाद मोतीबाई भी शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। आज भी इस किले की मिट्टी में ही सुपुर्द खाक है ये शूरवीर। रानी अंग्रेजों का डट कर मुकाबला कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां झांसी के विरुद्ध होती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए बहादुर झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर गई। वेशभूषा के कारण झलकारी को रानी समझकर उनसे युद्ध करने लगे। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तभी मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार पीठ पर ममता की चादर ओढ़े हुए रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से कूदी और देखते ही देखते मेरी आंखों से उछल गई। उस सारी रात को मुझे झांसी से जाना पड़ा था, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि जब तक जीवित हूं तब तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी इस लड़ाई में ग्वालियर के सैनिकों ने मेरा साथ दिया और मेरी बिना लड़े ही जीत लिया ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन फिरंगियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है मातृभूमि का ऋण उतारने का। तो हो जाओ तैयार अंतिम युद्ध के लिए। हर हर महादेव।
से अंतिम युद्ध का समय आ गया था। मुंदर, देशमुख, जवान सिंह, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद रानी के साथ थे। सूरज निकलते ही जंग शुरू हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर उखड़ने लगे। पहला पहर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था। दूसरे पहर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। तभी फिरंगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हुसार दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने आगे भेजा। हुसार दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उस दिन रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ न दे सका। एक नाले के पास पहुंचकर ठहर गए। रानी को हुसार दस्ते ने घेर लिया। ठिठक गया समय, ठिठक गई दिशाएं, ठिठक गई थी मेरी भी सांसें। रंजन की तरह लड़ती रही। तभी एक अपघाती दरिंदे ने उनकी पसलियों के पास तलवार से वार किया। रानी चोटिल हुई। उनके शरीर से खून बह रहा था। और वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। घाव खाकर भी पूरे ताव और चाव से उतर गई। एक कर शत्रु धराशायी हो रहे थे। किसी ने उनके सिर पर वार किया। इस बार उनकी आंख संगीन हुई। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रानी डटी रही। हुसारों का सफाया करते हुए तभी गुल मोहम्मद और बाकी साथी रानी के पास पहुंचे। सबने देखा कि रानी नख से शिर तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की पीठ पर लुढ़क गई। मेरे मन में गूंज रहे युद्ध शुरू होने से पहले ही रानी के आज ये युद्ध का अंतिम दिन हो सकता है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरे पुत्र दामोदर की रक्षा करनी होगी। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत के बाद कोई भी फिरंगी मेरे शरीर को छूने ना पाए। गुल मोहम्मद ने रानी के घोड़े की लगाम संभाली और उन्हें जंग के मैदान की दूसरी ओर बाबा गंगादास जी की कुटिया में ले गया। रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई देने लगी। हम सब जिस घड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो घड़ी हमारे सामने थी। बाबा ने रानी के मुंह में गंगा जल डाला। थोड़ी देर में रानी की आंख खुली। उनके आखिरी शब्द थे हर हर महादेव और ओम नमो वासुदेवाय। वो हमें और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि को छोड़कर सदा के लिए चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की देह पंचतत्वों में विलीन हो गई। लेकिन रानी की शौर्य गाथा धरती आकाश की सीमाओं के पार कण कण में समा गई। रानी की कीर्ति समय के बंधनों को लांघकर आज भी हमारे सामने मौजूद है। लोग कहते हैं कि उस दिन रानी मर गई थी, लेकिन मैं जानता हूं उस दिन रानी लक्ष्मीबाई युगों युगों तक अमर हो गई थी। सदैव वीरता की मिसाल बनकर जिएगी। बड़ी खूब
कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेली थी। लक्ष्मी लाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी।